हेलो, नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में की टीजी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो सुजस्य बुलेटिन जो न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ सुजस्य बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार देखते हैं। आज सामाजिक कारणों की वजह से हमारी क्लास दिन में नहीं हो पाई थी, तो अब हम हमारी क्लास करेंगे। आज है सोमवार 22 जून 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन पर आधारित MCQs क्लास भी हमारी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देश भर में योगाभ्यास कार्यक्रम, मुख्य आयोजन और नेतृत्व। 21 जून 2026 को राजस्थान सहित देश भर में और संपूर्ण विश्व में सभी देशों में योग दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। इसके अंतर्गत ही हम केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रेड रोड कोलकाता में जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हजारों लोगों के साथ साझा योग नियम में सत्र में भाग लिया था प्रधानमंत्री जी ने रेड रोड कोलकाता में। और मुख्यमंत्री जी की हम स्टेट लेवल जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हम देखें तो सिरोही जिले के माउंट आबू में आबूराज में नक्की झील के किनारे आमजन के साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम में का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भाग लिया था। इस वर्ष की थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में योग की ऐतिहासिक उपलब्धियां। राजस्थान ने योग के क्षेत्र में देश भर में एक और विशेष और रिकॉर्ड तोड़ पहचान बनाई है। 2015 में जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उस पर राजस्थान में 35,985 लोगों ने एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 2018 में कोटा में 1,05,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था कोटा में। हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी। जो फर्स्ट योगा डे है, वहाँ से लेकर 2025 तक के योगा डे के जो राजस्थान में आयोजन हुए थे, उन सब के बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम जो मुख्य हाइलाइट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 2015 में फर्स्ट योगाभ्यास अर्थात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। उस टाइम राजस्थान में 35,985 लगभग 36,000 लोगों ने एक साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद 2018 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था, 1,05,000 लोगों ने एक साथ योग किया था। फिर 2025 में योग संयम पोर्टल पर 85 लाख से अधिक लोगों के साथ पंजीकरण में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा था। 2025 में योग संगम पोर्टल का लॉन्च किया गया था, उस पर पंजीकरण किया गया था लोगों द्वारा। तो राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकरण हुए थे। राजस्थान में फर्स्ट रैंक पर रहा है राजस्थान योग संगम पोर्टल पर 85 लाख पंजीकरण के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम व इतिहास। इस वर्ष योग दिवस की थीम 2026 की थीम थी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए बढ़ती उम्र के लिए वरदान। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि योग बुजुर्गों को शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से संतुलित और भावनात्मक रूप से मजबूत रखता है। वैश्विक शुरुआत वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, वहाँ पर 2014 में ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए, और उसे मान्यता दे दी गई थी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 2014 में उन्होंने प्रस्ताव रखा था और 2015 में पहला विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे योग में राजस्थान। प्रदेश भर में योगा दिवस के उपलक्ष्य में सामूहिक आयोजन हुए थे। उसमें संपूर्ण राजस्थान योगमय हो गया था। योगा में सारोबार हो गया था। केंद्रीय थीम 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 2026 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, हम ध्यान में रखेंगे के अवसर पर पूरा राजस्थान योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर योग में नजर आया, योगा में घुला मिला सा नजर आया। सामूहिक सहभागिता। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित भव्य समारोहों में भारत सरकार व राजस्थान सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों व आम नागरिकों ने एक साथ योगाभ्यास किया, जिनमें हम मुख्य स्थानों पर योगाभ्यास और मंत्रियों की उपस्थिति देखें तो उनमें सिरोही आबूराज में नक्की झील के किनारे स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आबूराज सिरोही में। जयपुर में SMS स्टेडियम में हरिभाऊ किशन राव वांगड़े द्वारा, जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा योगा किया गया। बीकानेर में करणी सिंह स्टेडियम में अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है, उनके द्वारा बीकानेर में, और अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री हैं।
और सुमित गोदारा जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री है, वो तीनों बीकानेर में उपस्थित थे। जोधपुर में सम्राट अशोक उद्यान में मदन दिलावर जो शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री है, वो उपस्थित थे। जोगराम जी पटेल संसदीय कार्य विधि मंत्री है, वो और अविनाश गहलोत तीनों ही जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, तीनों ही जोधपुर में उपस्थित थे। सवाई माधोपुर में पुलिस लाइन रोड पर परेड ग्राउंड में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीणा जी कैबिनेट मंत्री, प्रेम सिंह बाजोर जी जो राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, वो दोनों ही सवाई माधोपुर में उपस्थित थे। जैसलमेर में शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जो सोनाहार दुर्ग की तलहटी में स्थित है, वहाँ पर डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वो उपस्थित थे। जैसलमेर में पाली में लाखोटिया उद्यान पाली में योगाभ्यास का आयोजन किया गया, जहां जोगाराम कुमावत कैबिनेट मंत्री पशुपालन गोपालन एवं डेयरी देवस्थान मंत्री विभाग के वो उपस्थित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री की सिरोही को सौगातें। जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया सिरोही में आबूराज पर, उस दौरान मुख्यमंत्री जी ने 74 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया था। विकास कार्यों की बड़ी सौगात कुल 41 कार्य आबूराज सिरोही में किए गए, जिसमें हम देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही के आबूराज में 74 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 41 विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया। 16 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसी दौरान जो 41 कार्य है उनमें से 16 विकास कार्यों का लोकार्पण उन्होंने किया, जिनमें 33 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की लागत के कार्यों को जनता को समर्पित किया गया। शिवगंज, जिसमें हम देखें प्रमुख कार्य तो शिवगंज पुलिस थाने का प्रशासनिक भवन निर्माण, मनोरा, जामोत्रा, नरादरा, खेजड़िया, काला नौकर के उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण, शांतपुर, बसंतगढ़, झाड़ोली, जीरावल के अटल प्रगति पथ का लोकार्पण, बलदरा से कुमा तक मिसिंग लिंक सड़क का लोकार्पण, सिरोही राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन का लोकार्पण उन्होंने किया। 74 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिनमें कुल 41 कार्य किए गए, जिनमें 16 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया और 25 विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास किया। कुल 36 करोड़ 55 लाख के रुपए से अधिक कार्यों का शिलान्यास उन्होंने करा अर्थात नींव रखी। मुख्य कार्य जिनमें हम देखें 25 कार्यों में पुलिस लाइन सिरोही का प्रशासनिक भवन का निर्माण का शिलान्यास, कामकाजी महिला भवन का शिलान्यास, माटासन, सनपुर, जोगापुरा एवं मुथला में नए उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास, पिंडवाड़ा शिवगंज में बस स्टैंड, निचलागढ़, मीन तलेटी, गिरवर, मोरस के छात्रावासों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण तथा विभिन्न कार्यालय भवनों एवं सड़क निर्माणों का 25 कार्यों का शिलान्यास उन्होंने किया। माउंट आबू का नाम अब पुनः अबूराज, ये नाम पहले भी चेंज कर दिया गया था, पर इसके बारे में अभी वापस जानकारी दी गई है। तो आधिकारिक तौर पर अबूराज नाम किया गया माउंट आबू का। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह नाम परिवर्तन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, विरासत, जनता की आस्था व संत समाज की भावना का सम्मान है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और सांस्कृतिक चेतना, सरकार देश और प्रदेश के औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्त कराकर भारतीय मूल्यों को स्थापित कर रही है। नामों में बदलाव किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय को हम ध्यान में रखेंगे, जो पीएमओ है उसे सेवा तीर्थ नाम दिया गया। राजभवन को लोक भवन नाम दिया गया तथा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन जैसे नाम दिए गए। नौसेना का नया रूप, भारतीय नौसेना ने औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जुड़े प्रतीकों को अपनाया है। द्वीपों का नामकरण, अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया, तो हम ध्यान में रखेंगे हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया गया। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप किया गया और रोस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया। अंडमान निकोबार के हैवलॉक का स्वराज, नील द्वीप का शहीद और रोस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री आबूराज में रात्रि भ्रमण और जन संवाद। मुख्यमंत्री ने शनिवार को रात्रि को आबूराज में जमीनी हकीकत और पर्यटन व्यवस्था को जायजा लिया, पैदल भ्रमण किया व आम लोगों से उन्होंने, जो स्थानीय व्यापारी है, खरीदार है, नागरिक है, उनसे, पर्यटकों से बातचीत की और उनका हाल जाना, उनका क्या विचार है उनको उन्होंने जाना। मॉल रोड स्थित बाजार से पैदल चलते हुए नक्की झील तक का उन्होंने दौरा किया और नक्की झील पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। बोटिंग और निरीक्षण, नक्की झील के तट पर स्थित वाटिका में लोगों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जी ने झील में बोटिंग, नौकायन कर वहाँ की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। अबूराज का कायाकल्प, विश्व स्तरीय सुविधाओं का ब्लूप्रिंट। अबूराज विकास समिति की बैठक, अध्यक्षता और तिथि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 जून 2026 को अबूराज सिरोही में आबू पर्वत विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिनमें हम देखें राज्य सरकार में
अबुराज में विकास भी विरासत भी के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और निरंतर मॉनिटरिंग के लिए संभागीय आयुक्त तथा मुख्य सचिव को निर्देशित उन्होंने किया है। साथ ही समिति की नियमित बैठकें भी आयोजित करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बुनियादी ढांचा और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ से अधिक कार्य किए जाएंगे अबुराज में। अबुराज में शहरी विकास, सड़क, पार्किंग, सुगम आवागमन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को आवागमन हो सके। नक्की झील और प्रमुख बुनियादी कार्य, नक्की झील का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, प्रकाश व्यवस्था की जाएगी, रंग रोगन किया जाएगा, सीढ़ियों की मरम्मत की जाएगी, सीवरेज व्यवस्था के सहित बुनियादी विकास किया जाएगा। जो हमने पहले जानकारी ली थी वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के लिए थी। अब 100 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया केवल अबुराज के विकास कार्यों के लिए, जिनमें बुनियादी सुविधाएं क्लीन, ग्रीन एंड स्पिरिचुअल अबुराज। अबुराज को क्लीन ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए, अतिक्रमण मुक्त रखने पर विशेष जोर दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की जाएगी और निर्माण जो सामग्री है उसके आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अबुराज में ऋषियों मुनियों की पावन भूमि रही है अबुराज, इसलिए आध्यात्मिक स्वरूप को संवारने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तय की गई हैं, जिनमें हम देखें तो मंदिरों का सूचीकरण किया गया। धार्मिक पर्यटन को गति देने के लिए सभी मंदिरों को सूची तैयार की जाएगी, उसी के आधार पर उनका विकास कार्य किया जाएगा। प्रमुख स्थलों का विकास, विवेकानंद पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, गुरु शिखर का सौंदर्यीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अर्बुदा माता मंदिर तथा दत्तात्रेय मंदिर के विकास कार्य किए जाएंगे। भारत माता नमन स्थल को भी नमो उद्यान के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत माता नमन स्थल को नमो उद्यान के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सीए फाइनल मई 2026 परिणाम, उदयपुर बना नया हब। अब तक हमने हमारे सुजसी बुलेटिन का जो सार था वो देखा है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सुजसी बुलेटिन में वो हमने देखे। अब हम जो राजस्थान में जो न्यूज़पेपर्स है उनमें राजस्थान समसामयिकी के रूप में इम्पोर्टेंट जो भी हमारे करंट अफेयर्स राजस्थान समसामयिकी है या कोई ऐसा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहता है जहाँ हम कुछ भी राइटिंग में, जैसे आंसर राइटिंग में हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उनको हमने लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीए फाइनल का रिजल्ट आया है जिसमें अब उदयपुर नया हब के रूप में सीए के गढ़ के रूप में उभरा है। राजस्थान में उदयपुर में 16.87% के साथ पूरे प्रदेश में शीर्ष पर रहा है। अर्थात जो सीए का रिजल्ट आया है जहाँ सर्वाधिक सीए बने हैं वो उदयपुर से बने हैं। उदयपुर में लगभग 17% सफलता दर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो जयपुर में 16.50, उदयपुर में 16.87, जयपुर में 16.50, कोटा में 14.98% सफलता दर रही है, जोधपुर में 14.96%, भीलवाड़ा में 14.45% दर रही है। नई परीक्षा प्रणाली में कॉन्सेप्ट आधारित अध्ययन, केस स्टडी, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर फोकस बढ़ने से परिणाम बेहतर हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय वॉलीबॉल चयन समिति में चयन हुआ है जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी लवमीत कटारिया का। जो लवमीत कटारिया है, जो इंडियन वॉलीबॉल जो चयन समिति है टेस्ट जो खिलाड़ियों का चयन करती है टीम का, उनमें जयपुर के लवमीत कटारिया का चयन हुआ है, जो भारतीय वॉलीबॉल अंडर 18 टीम की चयन समिति में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे खाटू श्याम जी के पास बनेगा सुंदरपुर स्टेशन। खाटू श्याम जी जो रिंग सीकर में स्थित है मंदिर, वहाँ सुंदरपुरा स्टेशन बनाया जाएगा। सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खाटू श्याम जी मंदिर के निकट सुंदरपुरा में नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की घोषणा की है। इनके बारे में हम चर्चा करें तो इस परियोजना पर करीब 32 करोड़ रुपए के खर्च आएगा। यह स्टेशन 17.49 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन पर बनेगा। अर्थात जो 17.49 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन डाली गई है रिंगस सीकर खाटू श्याम जी मंदिर तक पहुंचने के लिए, वहां पर सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। जो 32 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जाएंगे। 17.49 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर बनेगा। स्टेशन की वास्तुकला डिज़ाइन बहुत ही रोचक रहेगी, क्योंकि इस जो रेलवे स्टेशन की जो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा वो खाटू श्याम जी मंदिर की स्थापत्य शैली की झलक दिखाएगा। अर्थात खाटू श्याम जी जो मंदिर है उसकी स्थापत्य शैली है, उसी का झलक हमें सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई देगी।
रिंग स्टेशन पर यात्रियों का दबाव कम होगा। जो रिंग स्टेशन है वहाँ पर जो यात्री संख्या है उनकी दबाव में भी कमी आएगी। नई ट्रेनों का शुभारंभ होगा। जयपुर के खातीपुरा स्टेशन से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत ट्रेन और बीकानेर में लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। हमने कल भी हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। जयपुर के खातीपुरा से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत ट्रेन को रवाना किया गया और बीकानेर में लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। रेल मंत्रालय ने प्राथमिकता के आधार पर बॉर्डर एरिया को रेलवे ट्रैक से कवर करने का संकल्प लिया है। बॉर्डर एरिया में रेलवे नेटवर्क बिछाया जाएगा ताकि वो भी हमारी सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जयपुर के साथ साथ अन्य शहरों में भी ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जयपुर में 4 नए CAAQMS सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के केंद्र विकसित किए जाएंगे। 4 केंद्र जयपुर में कौन कौन से हैं तो वहाँ हम देखें तो आमेर, वैशाली नगर, टोंक रोड और आगरा रोड। आमेर में, वैशाली नगर में, टोंक रोड में और आगरा रोड में वायु प्रदूषण की जानकारी के लिए 4 नए सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली पर आधारित केंद्र शुरू किए जाएंगे। प्रदेश के जो अन्य शहर हम देखें जहां ये केंद्र शुरू किए जाएंगे तो उनमें अलवर में, खेरथल में, कोटपुतली में, टीग में, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़, ब्यावर और सलूम्बर में भी ये केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बिसलपुर पेयजल परियोजना का विस्तार किया गया है। जयपुर की वर्ष 2053 तक आबादी की पानी की जो ज़रूरत है 2053 तक पूरा करने के लिए बालावाला से बालावाला के बीच पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए 12 बीघा जमीन चिन्हित की गई है जहां पंपिंग स्टेशन और स्वच्छ जलाशय बनाए जाएंगे। DPR जुलाई में तैयार की जाएगी। तो हम ध्यान में रखेंगे जयपुर की ज़रूरतों को 2053 तक जयपुर की जो पानी की संबंधित जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए बिसलपुर का विस्तार किया गया है जहां बालावाला से रेनवाल तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, वाटर पाइपलाइन। इसके माध्यम से 12 बीघा जमीन चयनित की गई है जहां स्टेशन और स्वच्छ जलाशय का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कचरा निस्तारण के लिए सख्त कदम, सख्त नियम। राजस्थान जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उन्होंने बड़ी जो सोसाइटियां हैं, होटल है, अस्पताल है, खुद के स्तर पर ठोस कचरा निस्तारण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने के नोटिस उनको जारी किए हैं। यह नियम उन परिसरों पर लागू होगा जो रोजाना 100 किलोग्राम से अधिक कचरा पैदा करते हैं, जिनका निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्ग मीटर से अधिक है, जहां रोज 40,000 लीटर से अधिक पानी की खपत होती है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जो कचरा निस्तारण है उसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। जहाँ काफ़ी होटलों में हम खुद देखते हैं, रेस्टोरेंट्स जो बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है वहाँ और जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहाँ काफ़ी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है, काफ़ी मात्रा में वहाँ कचरा भी निकाला जाता है। उस कचरे के मैनेजमेंट करने के लिए जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उन्होंने स्वयं होटलों को, जो अस्पताल है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको और जो बड़ी बड़ी सोसाइटी है उनको नोटिस जारी किया है कि वो खुद अपने स्तर पर प्लांट लगाए। उसके लिए जो उन्होंने शर्तें रखी हैं उनमें हम देखें तो जो रोज़ 100 किलोग्राम अर्थात जो 100 kg है जितना कचरा पैदा करते हैं 100 किलोग्राम जितना, और जिनका निर्मित क्षेत्र अर्थात जो उनका एरिया है वो 20,000 वर्ग मीटर से अधिक है और जहाँ रोज़ 40,000 लीटर से अधिक पानी की खपत होती है, उनको अपना जो कचरे का मैनेजमेंट है, कचरे का निस्तारण है वो स्वयं खुद करना होगा। अर्थात उन्हें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो प्लांट है अपने क्षेत्र में स्थापित करने होंगे ताकि वो अपना कचरा स्वयं ही निस्तारित कर सके। इसके लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उनको नोटिस जारी किया है। ये काफ़ी अच्छा रहेगा ताकि जो बड़ी स्तर पर कचरे का उत्पादन होता है उसमें लिमिट लग सके, ज़्यादा उत्पादन न हो, और जहाँ कचरा उत्पादित हो रहा है वहीं अगर उसका निस्तारण होगा तो स्वच्छता व्यवस्था भी राजस्थान में काफ़ी अच्छी बनेगी। काफ़ी अच्छा कदम है ये। इसी के साथ अगर जो बड़े बड़े या छोटे छोटे गांव है उन्हें भी इसके अंदर लाया जाना चाहिए ताकि अगर छोटे छोटे एरिया में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्लांट लगेंगे तो राजस्थान में जो उत्पादित कचरा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट हमारे जानकारी लेते हैं वर्चुअल कोर्ट ई चालान की विसंगतियाँ। वर्चुअल कोर्ट अर्थात AI पर आधारित जो कोर्ट है उसमें ई चालान की विसंगतियाँ हम देखेंगे, जो क्या क्या मिस्टेक्स उनमें रह रही हैं उसके बारे में एक आर्टिकल आया था
तो यातायात नियमों का उल्लंघन पर बने वर्चुअल कोर्ट सिस्टम में कमियां सामने आई हैं, जहां चालकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही जुर्माना राशि सीधे 2 से 5 गुना तक बढ़ाई जा रही है। जो वर्चुअल कोर्ट है, वो जो चालक है, जो इसके दायरे में आए हैं, उन्हें अपना पक्ष रखे बिना ही उन्हें 2 से 3 गुना 5 गुना तक उनकी जो जुर्माने की राशि है वो बढ़ाई जा रही है। वर्चुअल कोर्ट का ये काफ़ी आज के ज़माने में बढ़ते एआई के कदम हम देखें तो उसमें उसकी काफ़ी कमियां भी रह जाती हैं अगर इनका निस्तारण किया जाए, और ताकि चालकों की जो समस्या है उसे भी सुना जाए, तो वो भी जो अवैध जो जुर्माना उन पर लगाया जा रहा है उनसे बच सके, और इसकी जो लोकप्रियता है वो भी कम नहीं हो। वर्चुअल कोर्ट की लोकप्रियता इससे गिरेगी, क्योंकि अगर ऐसे बिना उनकी गलती के अगर उन्हें इतना जुर्माना लगाया जाएगा और अगर उन्हें पे करना पड़ेगा, तो उनका विश्वास इससे उठ जाएगा। तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए इनकी जो गलतियां हैं उनको सुधारना इम्पोर्टेंट है। हम ये देख सकते हैं कि एआई के फ़ायदे और नुकसान में हम ये चीज़ें देख सकते हैं। तो हम अगर किसी आंसर राइटिंग में हम इनको ऐड करें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारा आंसर थोड़ा अच्छा बन सकेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तकनीक और रोजगार पर संकट। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा पर नई MLFF जो मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी बूथलेस टोल प्रणाली लागू होने से करीब 150 टोल कर्मियों की नौकरी चली गई है। जो तकनीकी नवाचार से रोजगार पर जो संकट आया है, एआई आधारित हम देख ले या जो टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से जो दौलतपुरा टोल प्लाजा है वहाँ मल्टी लेन फ्री फ्लो अर्थात बिना रुके टोल जो ऑटोमेटिक टोल कट होता है, उससे जो टोल कर्मी है उनकी नौकरी चली गई है। हालांकि सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि जो ये 150 टोल कर्मी या अभी वर्तमान समय में भले ही यहाँ दौलतपुरा हाईवे पर ये सिस्टम लागू किया गया है, तो आने वाले समय में लगभग पूरे राजस्थान में ये कार्य होंगे, और राजस्थान के हर हाईवे पर जो हर वे है वहाँ पर फ्री फ्लो मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली अर्थात बूथलेस यानी जो ऑटोमेटिक टोल कट होगा वो प्रणाली लागू होगी ही। वो जो ये विकास के साथ साथ ये कार्य होते ही रहेंगे, पर सरकार को ये कार्य करना चाहिए कि जिनसे जो जिसका रोजगार जा रहा है उनको अदर किसी कार्य में लगा देना चाहिए। जैसे टोल कर्मी है उनसे संबंधित कोई अदर कार्य हो तो उनमें उन्हें जॉब देनी चाहिए, उन्हें नौकरी से बेदखल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे नहरों में अज्ञात शवों की समस्या। राजस्थान का जो नहरी इलाका है, पंजाब हरियाणा से राजस्थान में जो जल आता है, वहाँ पंजाब और हरियाणा में नहरी नेटवर्क जैसे सूरतगढ़ और श्री कर्णपुर जैसे शहरी क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, हर साल सैकड़ों अज्ञात शव बहकर आते हैं, जिनकी शिनाख्त न होने के कारण आपराधिक मामले ब्लाइंड मर्डर के अनसुलझे रह जाते हैं। अर्थात जो पंजाब हरियाणा साइड में किसी का मर्डर कर दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, तो उन्हें क्या होता है कि जो राजस्थान से जुड़ी हुई कैनाल है वहाँ लाकर उनको कैनाल में डाल दिया जाता है मर्डर करने के बाद, तो उससे ये शव बहकर राजस्थान आ जाते हैं। सैकड़ों शव राजस्थान में आ रहे हैं हर साल, इनकी संख्या सैकड़ों में है, अर्थात 100 से अधिक शव राजस्थान में उन नहरों में बहकर आ रहे हैं, जिससे क्या जो ब्लाइंड मर्डर है, जो अंधे मर्डर अर्थात पता नहीं चल पाता है कि इनका मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि उनके शव की शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है। इस वजह से उनके मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस पर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, और पंजाब और हरियाणा सरकार को भी इस पर निगरानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे माउंट आबू आबू राज का कायाकल्प। आबू विकास समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आबू राज के लिए 100 करोड़ से अधिक खर्च करने के निर्देश दिए, जिसमें हमने चर्चा की थी क्लीन एंड ग्रीन सिटी वर्ल्ड क्लास पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। विवेकानंद पार्क, गुरु शिखर, अर्बुदा माता मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर, नक्की झील के सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत माता नमन स्थल को नमो उद्यान के रूप में विकसित किया जाएगा। मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी। मल्टी स्टोरी इमारतों में बेहतर मोबाइल नेटवर्क की उम्मीद। जो मल्टी स्टोरी इमारत होती है वहाँ नेटवर्क की काफ़ी समस्या होती है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान लागू किए हैं, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इमारतों को मोबाइल नेटवर्क में बेहतरी की उम्मीद। हम देखें तो बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव, जिसमें हम देखें तो बहुमंजिला इमारतों जो मल्टी स्टोरी इमारत है वहाँ अस्पतालों मॉल में इन बिल्डिंग नेटवर्क सिस्टम अनिवार्य किया जा रहा है। इन बिल्डिंग नेटवर्क सिस्टम
पूरी बिल्डिंग का एक ही नेटवर्क सिस्टम होगा, जिससे उस बिल्डिंग में किसी भी प्रकार की नेटवर्क की समस्या नहीं होगी। एक ही बिल्डिंग जिसमें एक नेटवर्क संचालित होगा, अर्थात नेटवर्क की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। इन बिल्डिंग नेटवर्क सिस्टम कंपलसरी किया जाएगा। इसके तहत रिपीटर्स, बूस्टर, फेम्टोसेल्स, पिकोसेल्स और डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम लगाए जाएंगे, डीएसएस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम, जैसे विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा ताकि दीवारों या बेसमेंट के कारण कॉल ड्रॉप, स्लो डेटा स्पीड की समस्या खत्म हो सके। नेक्स्ट हम देखेंगे महिला आरक्षण विधेयक और चुनावी हकीकत। सितंबर 2023 में संसद में 33% महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद धरातल पर महिलाओं को महज 10% के आसपास ही टिकट मिलते हैं, जिनमें हम देखें तो लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े कुल 8,360 उम्मीदवारों में से 800 महिलाएं, लगभग 9.6% महिलाएं ही थी। संसद भवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% ही है, जबकि 33% आरक्षण का विधेयक पारित हो गया है सितंबर 2023 में ही। अभी भी केवल 14% प्रतिनिधित्व है महिलाओं का संसद में, और लगभग 8,360 उम्मीदवारों में से 800 महिलाएं ही, अर्थात 9.6% महिलाएं ही आवेदन करती हैं। राजस्थान में केवल 9.8% महिला उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतरती हैं। जो लोकसभा चुनाव में 9.6% महिलाएं ही उतरती है चुनावी मैदान में, और राजस्थान में 9.8% महिलाएं उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरती है। और हम संसद में अपना प्रतिनिधित्व देखें महिलाओं का, तो 33% का आरक्षण विधेयक पारित किया गया, उसके मुकाबले केवल 14% ही प्रतिनिधित्व है महिलाओं का। नेक्स्ट हम देखेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व, बाघ बढ़े तो तेंदुए हुए बेघर। पैंथर स्टेटस रिपोर्ट 2024 की अनुपालना में हम देखेंगे, उसके मुताबिक अलवर के सरिस्का में तेंदुओं का घनत्व देश में सबसे अधिक है, अर्थात तेंदुए सबसे ज़्यादा है सरिस्का में। तो हम ध्यान में रखेंगे सरिस्का में सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में औसतन 24 तेंदुए, 100 वर्ग किलोमीटर में 24 तेंदुए रहते हैं। हालांकि पार्क में बाघों की संख्या बढ़ने से वर्तमान में 269 तेंदुए ही और 56 बाघ हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व के जो हम वर्तमान आंकड़ा देखें पैंथर स्टेटस रिपोर्ट 2024 के अनुसार, तो 269 तेंदुए और 56 बाघ है के कारण तेंदुओं का व्यवहार बदल रहा है। वे मुख्य कोर्ट क्षेत्र छोड़कर अरावली क्षेत्र की पहाड़ियां, मानव बस्तियों और परिधि वाले इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। बाघ बढ़ने के कारण इनमें आपसी टकराव होता है, और आपसी टकराव के कारण तेंदुए जो अपना क्षेत्र है, कोर क्षेत्र जहाँ वो रहते हैं, उसे छोड़कर बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। प्रमुख बांधों में जल संकट की स्थिति। मौसम विभाग द्वारा सामान्य से 10% की कम बारिश के अनुमान के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पानी का स्तर बेहद तेजी से घट रहा है, जिनमें हम राजस्थान के मुख्य परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रमुख 7 बांध औसतन 60% तक सूख चुके हैं। अर्थात राजस्थान में 7 प्रमुख बांध है, वो 60% तक सूख चुके हैं। 40% पानी उनमें बचा हुआ है। बिसलपुर बांध अभी भी 68.63% भरा हुआ है, जो पिछले साल 84.25% था। इस समय तक 68.63% अर्थात लगभग 70% बिसलपुर बांध भरा हुआ है, जो पहले लगभग 85% तक भरा हुआ था इसी समय की बात करें। जबकि जवाई बांध की स्थिति सबसे खराब है, जहाँ केवल 26.94% ही पानी बचा है। अभी ये मानसून का पूर्वानुमान, कम बारिश का पूर्वानुमान भी किया गया है, जिसके तहत पहले बांधों की स्थिति दिखाई गई है जहाँ काफ़ी कम पानी बचा है बांधों में। अब मानसून कैसा रहता है और इन बांधों की स्थिति क्या होती है, हम मानसून के बाद इनकी जानकारी लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान का मिनी ब्राज़ील बना उडवारिया गांव सिरोही। ब्राज़ील जो फुटबॉल के लिए काफ़ी फेमस है, तो राजस्थान का मिनी ब्राज़ील बना उडवारिया गांव सिरोही। सिरोही का उडवारिया गांव राजस्थान का मिनी ब्राज़ील नाम से उसे संबोधित किया गया है। सिरोही जिले का छोटा सा गांव उडवारिया फुटबॉल के प्रति अपने गजब जुनून के कारण मिनी ब्राज़ील के नाम से जाने जाना लगा है। राजकीय विद्यालय के शारीरिक शिक्षक फुटबॉल कोच रतन सिंह कुंपावत के प्रयासों से, यहाँ के कोच है रतन सिंह कुंपावत, उनके प्रयासों से पिछले 23 वर्षों में यहाँ से 150 से अधिक खिलाड़ी का स्तर राज्य स्तर पर और 4 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। 150 से अधिक खिलाड़ी, जिनमें राज्य स्तर और 4 जो खिलाड़ी रहे वो नेशनल स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं उडवारिया गांव सिरोही से। इस कारण राजस्थान का मिनी ब्राज़ील नाम से उडवारिया गांव सिरोही को जाने जाना लगा है। सिरोही ने अपने गुरु के सम्मान में चंदा जुटाकर स्कूल परिसर में 900 किलो वजनी पत्थर का फुटबॉल सर्कल बनाया है। इसी तरह उदयपुर के जायरा माइंस क्षेत्र में
रवा रेला पाडला जैसे आदिवासी बहुल गांवों में भी बच्चे पहाड़ काटकर खेल मैदान तैयार कर रहे हैं और जूनियर मेसी रोनाल्डो के रूप में उभर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पेयजल समीक्षा। मुख्यमंत्री ने उदयपुर की पेयजल जरूरतों से जुड़ी देवास 3 व देवास 4 परियोजना का हवाई निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा ली। नेक्स्ट हम देखेंगे कविता उत्सव का आयोजन हुआ जोधपुर में। रम्मत संस्थान की ओर से किया गया इसका आयोजन, भारतीय कविता उत्सव का आयोजन। नेक्स्ट हम देखेंगे हमराहा का आयोजन। राजस्थान पत्रिका के द्वारा स्वास्थ्य मनोरंजन और फिटनेस को समर्पित हमराहा का आयोजन जयपुर जोधपुर सहित विभिन्न शहरों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य मनोरंजन और फिटनेस को समर्पित है ये कार्यक्रम, ध्यान में रखेंगे। राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाया जा रहा है हमराहा कार्यक्रम। अमृत जलम आओ भागीरथ बने, यह कार्यक्रम भी राजस्थान पत्रिका द्वारा जल व जल संसाधन के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। सीए अंकुर जैन फ्रांस में दूसरा आयरन मैन का पूरा कर रचा कीर्तिमान। जोधपुर के चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए है अंकुर जैन। उन्होंने फ्रांस के टूर्स शहर में आयोजित प्रतिष्ठित आयरनमैन प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कठिन चुनौती 14 घंटे 25 मिनट में पूरी की है, जो उनके जीवन का दूसरा आयरनमैन इवेंट था। अर्थात अंकुर जैन ने दूसरे बार ही आयरनमैन इवेंट में भाग लिया था। 2024 में जर्मनी में पूरा किया था उन्होंने आयरनमैन प्रतियोगिता की चुनौतियों को। इसमें प्रतिभागियों को 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग, 42.2 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगातार पूरी करनी होती है। अंकुर को इन अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। हम ध्यान में रखेंगे अंकुर जैन ने फ्रांस के टूर्स में आयरनमैन प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पूरा किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैडमिंटन। पैरा ओलंपिक चैंपियन को हराकर कृष्णा नागर ने जीता गोल्ड। जो पैरा ओलंपिक चैंपियन थे उनको हराकर बैडमिंटन में कृष्णा नागर ने जीता है गोल्ड मेडल। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने फ्रेंच ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल सिंगल्स में HS6 कैटेगरी में SH6 कैटेगरी में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। फ्रेंच ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के गोल्ड मेडलिस्ट चार्ल्स नोएक्स को हराया है। 21-19, 21-11 से मात दी है। इसके अलावा कृष्णा ने मिश्रित युगल में नित्या श्री के साथ व श्री सुमित सिवान के साथ, पुरुष युगल में शिवराजन सोलाई मलाई के साथ कांस्य पदक भी जीते हैं। सिंगल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और मिश्रित में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसी फ्रेंच ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में SH6 कैटेगरी में। BCCI की इमर्जिंग टूर्नामेंट में कोच बने अंशु जैन व विनीत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट, उसके लिए राजस्थान के अंशु जैन को टीम 2 व विनीत सक्सेना को टीम 3 के लिए कोच के रूप में नियुक्त किया है। अंशु जैन इस टूर्नामेंट में टीम 2 के मुख्य कोच रमेश पवार के साथ काम करेंगे। तो इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट में अंशु जैन को टीम 2, विनीत को टीम 3 में कोच नियुक्त किया है BCCI ने। नेक्स्ट हम देखेंगे मरुधरा गौरव सम्मान से 11 कला साधक सम्मानित किए गए हैं। मरुधरा लोक संगीत सेवा संस्थान का मरुधरा गौरव सम्मान 2026 का आयोजन किया गया जोधपुर में। इसमें कला, संस्कृति, नृत्य, चित्रकला, समाज सेवा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 11 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति पवन कुमार शर्मा ने और मुख्य अतिथि गोपाल कृष्ण व्यास रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कविता ने जीता राज्य स्तरीय संगीत खिताब। संगीत कविता राजकीय अंध विद्यालय आंगणवा में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय दृष्टिबाधित संगीत प्रतियोगिता। राज्य स्तरीय दृष्टिबाधित संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया अंध विद्यालय आंगणवा जोधपुर में। जयपुर की कविता चौधरी ने प्रथम स्थान यहां हासिल किया है। प्रतियोगिता में गंगानगर की गरिमा दूसरे स्थान पर और बीकानेर की मग्गाराम तीसरे स्थान पर रहे हैं। हम तो ध्यान में रखेंगे आंगणवा जोधपुर में राज्य स्तरीय दृष्टिबाधित संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां कविता फर्स्ट रही है, जयपुर की निवासी है, सेकंड रहे हैं गंगानगर की गरिमा और थर्ड पर रहे हैं बीकानेर के मग्गाराम। नेक्स्ट हम देखेंगे विनोद राठी बने ICAI बहरीन शाखा के चेयरमैन। मथानिया के निवासी हैं विनोद राठी। उन्हें प्रवासी भारतीय है, क्योंकि ये प्रवासी भारतीय है, को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बहरीन शाखा
के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। विनोद राठी वर्तमान में बहरीन में रहते हैं, इस वजह से वो प्रवासी राजस्थानी या प्रवासी भारतीय हम कह सकते हैं। उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बहरीन शाखा के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मनरेगा रोजगार गारंटी में सख्ती, काम में देरी पर भत्ता और मुआवजा दिया जाएगा। मनरेगा या हम अब वीबीजी राम जी इसका नामकरण कर दिया गया है, जिसमें काम में देरी होने पर भत्ता दिया जाएगा या मुआवजा उपलब्ध करवाया जाएगा। वीबीजी राम जी विकसित गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की नई अधिसूचना 1 जुलाई से पूरी तरह प्रभावी होगी, अर्थात 1 जुलाई से पूरी तरह से वीबीजी राम जी अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा। इसके तहत काम में देरी होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा या भुगतान में देरी होने पर मुआवजा दिया जाएगा। अगर काम नहीं मिलेगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और अगर आपके भुगतान में देरी हुई तो आपको उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। महिला प्रमुख परिवारों, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को विशेष रंगीन जॉब कार्ड दिया जाएगा। कार्यस्थल पर 5 या उससे अधिक बच्चे होने पर उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक भी नियुक्त की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे खातीपुरा के बाद सांगानेर रेलवे स्टेशन पर फोकस किया जाएगा। खातीपुरा में एक कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया गया था। टर्मिनल 450 ट्रेनों के मेंटेनेंस वाला मेगा कोचिंग टर्मिनल शुरू किया गया। अब उसके बाद सांगानेर में सेकंड कोच मेंटेनेंस हब बनाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडा दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही खाटू श्याम जी के सुंदरपुरा और सीकर स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। हम तो ध्यान में रखेंगे खातीपुरा में 450 स्टेशनों का ट्रेनों के मेंटेनेंस डिपो का निर्माण किया गया था। अब सांगानेर में भी दूसरा कोच मेंटेनेंस हब बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर असर, जयपुर में एनीमिया और बांसवाड़ा में जोखिम। यूनिसेफ इंडिया और ICRIST की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती गर्मी और कम बारिश के चलते बच्चों में ठिंगनापन अर्थात कम हाइट और कुपोषण के 15% तक मामले बढ़े हैं। मल्टीडायमेंशनल क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स MCVI में राजस्थान 0.749 स्कोर के साथ 29 राज्यों में 11वें स्थान पर रहा है। और जयपुर में बच्चों में एनीमिया का स्तर काफ़ी उच्च दर्ज किया गया है। वही बांसवाड़ा में जलवायु संवेदनशीलता के चारों संकेत को, जिनमें हम देखें तो ठंगनापन, कम वजन, एनीमिया और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी पर उच्च जोखिम पर है। अर्थात जयपुर में तो केवल एनीमिया है, लेकिन बांसवाड़ा में जो बांसवाड़ा में है कुपोषण के अर्थात ठिंगनापन, कम वजन, एनीमिया, सूक्ष्म पोषण की कमी पाई गई है। तो मल्टी डायमेंशनल क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स में राजस्थान की 11th रैंक रही है, हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 जंतर मंतर पर वैश्विक संदेश। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, वहाँ ऐतिहासिक जंतर मंतर परिसर में सामूहिक योगाभ्यास किया गया, जहाँ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, समय, स्वस्थ वृद्धावस्था और बेहतर जीवन शैली रही इसका थीम। इस कार्यक्रम में संस्थान में अध्ययनरत नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, नीदरलैंड, ब्राज़ील, अमेरिका, केन्या, नाइजीरिया सहित 18 देशों के अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे कतरा कतरा धूप का ऊर्जा में बदलेगा मुड़ने वाला सोलर पैनल। जो बीकानेर के भिनासर की बेटी है, अर्थात बीकानेर भिनासर के रहने वाले निशा शारदा द्वारा ये तकनीक विकसित की गई है सोलर ऊर्जा के लिए, अर्थात जो जिस तरफ धूप होगी उसी तरफ वो मुड़ जाएगा। मुड़ने वाला सोलर पैनल उन्होंने विकसित किया है बीकानेर की निशा शारदा द्वारा। ऊर्जा द्वारा एक नई तकनीक को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने 20 वर्षों का पेटेंट प्रदान किया है। जो निशा शारदा की जो तकनीक है मुड़ने वाला सोलर पैनल, उसे जो भारत सरकार का पेटेंट कार्यालय है उन्होंने 20 वर्षों के लिए पेटेंट उपलब्ध करवाया है। IIT बॉम्बे में शोध निशा जो शारदा है उन्होंने IIT बॉम्बे के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग से प्रोफेसर सेबल के सरकार के निर्देशन में लार्ज एरिया फैब्रिकेशन ऑफ फ्लेक्सिबल पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स के विषय पर अपना शोध कार्य पूरा किया है IIT बॉम्बे से। नेक्स्ट हम देखेंगे तकनीकी विशेषताएं और बनावट। प्लास्टिक शीट पर आधारित सेल हैं ये, जिस तकनीक की मदद से प्लास्टिक शीट पर आधारित लचीले फ्लेक्सिबल सोलर सेल तैयार किए जा सकेंगे। अधिक क्षमता रहेगी। अधिक उन्नत तकनीक पारंपरिक सोलर पैनलों की तुलना में धूप या हल्की कम से भी अर्थात कतरा मात्रा को भी आसानी से बिजली में ये पैनल बदल देंगे। हल्के और किफ़ायती रहेंगे। ये सोलर पैनल पारंपरिक सिलिकॉन पैनलों के मुकाबले बेहद हल्के रहेंगे, लचीले रहेंगे और काफ़ी सस्ते रहेंगे।
इस तकनीक के बड़े फ़ायदे हम देखें तो सतह का कोई भी बंधन नहीं, कोई जगह की इसको ज़रूरत नहीं रहेगी। ये काफ़ी मल्टीटास्किंग रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, अर्थात सब जगह के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। इन्हें किसी भी समतल सतह के सीमित रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें मुड़ने वाली सतहों जैसे खिड़कियों, छोटी छतों, गोलाकार दीवारों, भवनों के बाहरी सतहों पर लगाया जा सकेगा। वाहनों पर भी इनका इंस्टॉलेशन किया जा सकेगा। इन्हें कारों, बसों की छत या कांच या शोरूम पर भी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकेगा, जिससे सौर ऊर्जा का दायरा कई गुना बढ़ जाएगा। आधी लागत आएगी। लगभग विशेषज्ञों के अनुसार इस तकनीक से उत्पादित बिजली की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी, जबकि इन पैनलों की कीमत वर्तमान में सिलिकॉन पैनलों की तुलना में लगभग आधी हो सकती है। अगर ये जो सोलर पैनल है अपने यहाँ विकसित हो जाता है तो ये राजस्थान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, राजस्थान और भारत के लिए भी, क्योंकि एक तो ये रहेगा फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल रहने के कारण हम इसे अपने कारों पर, अपने घरों की जो खिड़कियां हैं वहाँ, और जहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है, किसी के पास स्पेस नहीं है, तो भी ये इस सोलर पैनल को वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे जो ये थोड़ी थोड़ी धूप को भी, अर्थात कतरा कतरा धूप को भी बिजली में जनरेट करेगा, बिजली में बदलेगा, जिससे काफ़ी बिजली की उत्पादन बढ़ेगा। राजस्थान में, भारत में काफ़ी बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा। और इसकी कीमत भी जो सिलिकॉन के पैनल है उसके मुकाबले आधी रहेगी, लगभग कम रहेगी, जिससे जो हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट है वो जो हमें बाहर से आयातित करना पड़ता है सिलिकॉन, वो उस पर निर्भरता भी कम रहेगी। प्लास्टिक शीट पर आधारित ये रहेगा। काफ़ी फ्लेक्सिबल होने के कारण हम इसे कहीं भी कोने में भी लगा सकते हैं और थोड़ी सी धूप में भी ये बिजली जनरेट करेगा। तो काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आने वाले समय में ये काफ़ी गेम चेंजर साबित होगा हमारे भारत के लिए। तो निशा शारदा के बारे में हम देखें तो निशा शारदा बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया है, आईआईटी कानपुर से एमटेक किया है और आईआईटी बॉम्बे से अपना शोध कार्य पूरा कर रहे हैं सोलर पैनल के ऊपर। तकनीकी भविष्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ये हो सकता है, बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ये हो सकता है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये तकनीक आए, ताकि जो सिलिकॉन पर निर्भरता कम हो सके, जो फ्लेक्सिबल एरिया है वहाँ भी सोलर पैनल लगे, और जो ऐसे लोग हैं जो अभी सोलर पैनल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उनके काफ़ी महंगे वो हो जाते हैं, लगभग आधी रेट में मिलेंगे, तो वो भी सोलर पैनल लगा सकेंगे, जिससे हमारे देश को, जैसे हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में हमारे यहाँ काफ़ी एलपीजी की समस्या चल रही है, पेट्रोलियम उत्पादन की समस्या चल रही है, पेट्रोलियम पर शिकंजा लगाया जा रहा है, एलपीजी के वितरण पर शिकंजा लगाया जा रहा है, पेट्रोल डीजल के वितरण पर शिकंजा लगाया जा रहा है। ऐसे ही अगर भारत हमारा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए, भारत पूरी तरह से बिजली खुद उत्पादित करने लग जाए, और जो भारत में जो मिनरल्स है, अर्थात जो ये तो क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी है, ये इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर हमारे लिए सोलर पैनल हो गया, विंड एनर्जी हो गई, ये काफ़ी, अगर इसका नया रूप हो जाए और तो ये काफ़ी सौर ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी रहेगा, क्योंकि अभी जैसे तेल उत्पादन हो गया, राजस्थान या भारत में उत्पादित होता नहीं है, एलपीजी ये सब हमें उत्पादित होना पड़ता है, हम खाड़ी देशों पर इसके लिए पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, रूस से हमें मंगवाना पड़ता है। इससे अगर हम बिजली के लिए आत्मनिर्भर हो गए और हमारा 100% यूज़ हम बिजली का सोलर पैनल, पवन ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी से कर रहे हैं, तो वर्तमान समय है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसका भी काफ़ी बढ़ावा हो रहा है। तो ये काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकता है, काफ़ी ब्रॉड इसका विस्तार हो सकता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। ये तकनीक इंडिया के फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आगे नेक्स्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हो गया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और इस पर आधारित एमसीक्यू भी हम जल्द ही करेंगे। थैंक यू सो मच।